अध्याय 5 भाषावार राज्यों के संबंध में विचार 1955 में पहली बार प्रकाशित 1955 में संस्करण का पुनर्मुद्रण प्रस्तावना भाषाई राज्यों का निर्माण आज एक ज्वलंत प्रश्न है। मुझे खेद है कि बीमारी के कारण मैं उस बहस में भाग नहीं ले सका जो संसद में हुई थी, न ही मैं उस अभियान में सम्मिलित हो सका जो देश में लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में चलाया था। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका मूक दर्शक नहीं रह सकता। अनेक लोगों ने बिना कारण जाने मुझ पर चुप्पी साधने का दोष लगाया है, इसलिए मैंने दूसरा विकल्प अपनाया है, यानी यह कि मैं अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करूं। संभव है कि इस पुस्तिका में प्रस्तुत मेरे विचारों और उन सार्वजनिक वक्तव्यों में जो मैंने विगत में दिए हैं पाठकों को कुछ असंगतियां दिखाई दें, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे दृष्टिकोण से इस प्रकार के परिवर्तन बहुत ही कम हुए हैं। पहले मैंने जो बयान दिए हैं ये बिखरे हुए आंकड़ों पर आधारित थे। उस समय इस मसले की पूरी तस्वीर मेरे मस्तिष्क में नहीं थी। इस पर पहली बार मेरी दृष्टि तब पड़ी जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आलोचकों को मेरे विचारों में जो भी परिवर्तन दिखाई दें उसका यही औचित्य है। ऐसे आलोचक के लिए जिसका रवैया शत्रुतापूर्ण है और जो द्वेष भाव रखता है तथा जो मेरे वक्तव्यों की असंगतियों का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, मेरा उत्तर सीधा सच्चा है। इमर्सन ने कहा था कि हठ करना गधे का स्वभाव है और मैं गधा नहीं कहलाना चाहता। कोई भी विचारशील व्यक्ति दृढ़ता के नाम पर किसी ऐसे मत से बंधा नहीं रह सकता जो एक बार व्यक्त कर दिया गया हो। दृढ़ता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार व्यक्ति में यह खूबी होनी चाहिए कि जो कुछ उसने सीखा है उसे भुलाना भी सीख सके। हर जिम्मेदार व्यक्ति में पुनर्विचार करने और अपने विचारों में परिवर्तन लाने का साहस होना चाहिए। यह सही है कि जो कुछ उसने सीखा है उसे भुला देने पर अपने विचारों को नया रूप देने के लिए समुचित तथा पर्याप्त कारणों का होना जरूरी है। सोच विचार में किसी प्रकार के अंतिम शब्द की गुंजाइश नहीं हो सकती। भाषावार राज्यों का गठन कितना ही आवश्यक हो, उसका निर्णय किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, न ही वह किसी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे केवल दलगत हित ही सिद्ध होता हो। इसका समाधान निर्मम तर्कणा से किया जाना चाहिए। मैंने यही किया है और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे पाठक करें। भीमराव अंबेडकर 23 दिसंबर 1955 मिलिंद महाविद्यालय, नागसेन वन, कॉलेज मार्ग, औरंगाबाद दक्षिण। भाग 1 आयोग का कार्य। अध्याय 1 भाषावादी मूल समस्या। भारत के वर्तमान संविधान में निम्नलिखित राज्यों को मान्यता प्रदान की गई है जिन्हें अनुसूची में दर्शाया गया है। भाग का के राज्य: 1 आंध्र, 2 असम, तीसरा बिहार, चौथा बम्बई, 5वां मध्य प्रदेश, 6वां मद्रास, 7वां उड़ीसा, 8वां पंजाब, 9वां उत्तर प्रदेश। भाग खा के राज्य: 1 हैदराबाद, 2 जम्मू व कश्मीर, तीसरा मध्य भारत, चौथा मैसूर, 5वां पटियाला, 6वां राजस्थान, 7वां सौराष्ट्र, 8वां त्रावणकोर कोचीन। भाग गा के राज्य: 1 अजमेर, 2 भोपाल, तीसरा कुर्ग, चौथा दिल्ली, 5वां हिमाचल प्रदेश, 6वां कच्छ, 7वां मणिपुर, 8वां त्रिपुरा, 9वां विंध्य प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। यह इसलिए किया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए
जो भारी मांग की जा रही थी उसके लिए समय नहीं था। लगातार की जा रही इस मांग के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस प्रश्न की जांच के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित राज्यों के गठन की सिफारिश की। प्रस्तावित नए राज्य का नाम, क्षेत्रफल वर्ग मीलों में, जनसंख्या करोड़ों में, भाषाएं। 1. मद्रास, क्षेत्रफल 50,170, जनसंख्या 3 करोड़, भाषाएं तमिल। केरल, 14,980 वर्ग मील क्षेत्रफल, जनसंख्या 1.36 करोड़, भाषा मलयालम। तीसरा कर्नाटक, क्षेत्रफल 72,730 वर्ग मील, जनसंख्या 1.9 करोड़, भाषाएं कन्नड़। चौथा हैदराबाद, क्षेत्रफल 45,300 वर्ग मील, जनसंख्या 1.13 करोड़, भाषाएं तेलुगु। 5. आंध्र, क्षेत्रफल 64,950 वर्ग मील, जनसंख्या 2.09 करोड़, भाषा तेलुगु। 6वां बम्बई, क्षेत्रफल 1,51,360 वर्ग मील, जनसंख्या 4.02 करोड़, भाषाएं मिश्रित। 7वां विदर्भ, 36,880 वर्ग मील क्षेत्रफल, जनसंख्या 0.76 करोड़, भाषाएं मराठी। मध्य प्रदेश, 8वां मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 1,71,200 वर्ग मील, जनसंख्या 2.61 करोड़, भाषाएं हिंदी। 9वां राजस्थान, क्षेत्रफल 1,32,300 वर्ग मील, जनसंख्या 1.6 करोड़, भाषाएं राजस्थानी। 10वां पंजाब, क्षेत्रफल 58,140 वर्ग मील, जनसंख्या 1.72 करोड़, भाषा पंजाबी। उत्तर प्रदेश, 11 उत्तर प्रदेश, 1,13,410 क्षेत्रफल वर्ग मील में, जनसंख्या 6.32 करोड़, भाषा हिंदी। 12वां बिहार, क्षेत्रफल 66,520 वर्ग मील, जनसंख्या 3.82 करोड़, भाषा हिंदी। 13 पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल 34,590 वर्ग मील, जनसंख्या 2.65 करोड़, भाषा बंगला। 14 असम, क्षेत्रफल 89,040 वर्ग मील, जनसंख्या 0.97 करोड़, भाषा असमिया। 15 उड़ीसा, क्षेत्रफल 60,140 वर्ग मील, जनसंख्या 1.46 करोड़, भाषा उड़िया। 16 जम्मू व कश्मीर, क्षेत्रफल 92,780 वर्ग मील, जनसंख्या 0.14 करोड़, भाषाएं कश्मीरी। महत्वपूर्ण बात राज्यों के आकार की तुलना है। यदि जनसंख्या को मापदंड माना जाए तो परिणाम निम्नलिखित होगा। 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 और 2 करोड़ के बीच है। 4 राज्यों की जनसंख्या 2 और 4 करोड़ के बीच है। एक राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ से ऊपर है। एक राज्य ऐसा है जिसकी संख्या 6 करोड़ से ऊपर है। इससे जो परिणाम निकलता है वह विलक्षण है, स्पष्ट है। आयोग का यह विचार था कि राज्य के आकार का कोई महत्व नहीं है और इन राज्यों के आकार की समानता का कोई महत्व नहीं, जिन्हें मिलाकर परिसंगठित होगा। यही आयोग की पहली और सबसे भयंकर भूल थी, जिसको यदि समय रहते नहीं सुधारा गया तो वह भारत के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। अध्याय 2, भाषावाद की पराकाष्ठा। पहले अध्याय में यह बताया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का एक परिणाम तो यह है कि आयोग ने जिन विभिन्न राज्यों के गठन का सुझाव दिया है उनके आकार में असमानता है, लेकिन इसके अलावा आयोग की सिफारिशों में एक और दोष भी है जो वैसे तो प्रच्छन्न है लेकिन है वास्तविक, इसलिए कि उत्तर की भाषाई समस्या पर दक्षिण के संबंध में विचार नहीं किया गया। नीचे की सारणी से यह स्पष्ट हो जाएगा। दक्षिणी राज्य नाम, जनसंख्या करोड़ में। मद्रास, जनसंख्या 3 करोड़। केरल, जनसंख्या 1.36 करोड़। कर्नाटक,
जनसंख्या 1.9 करोड़। आंध्र जनसंख्या 1.09 करोड़। हैदराबाद जनसंख्या 1.13 करोड़। मध्य राज्य महाराष्ट्र जनसंख्या 3.31 करोड़। गुजरात 1.13 करोड़। सौराष्ट्र 0.4 करोड़। कच्छ 0.5 करोड़। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या 6.32 करोड़। बिहार 3.85 करोड़। मध्य प्रदेश 2.61 करोड़। राजस्थान 1.60 करोड़। पंजाब 1.72 करोड़। भाषावार राज्यों के नाम पर भारत के विभाजन की जो योजना बनाई गई है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह उतनी अनपकारी नहीं है जितनी आयोग इसे समझता है। इसमें जहर भरा है और यह जहर इसी समय निकाल दिया जाना चाहिए। भारत संघ का स्वरूप केवल एक विचार प्रस्तुत करता है, यह किसी उपलब्धि का घोतक नहीं है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ में निम्नलिखित घटना का वर्णन किया है जो बहुत शिक्षाप्रद है। उसने उसमें कहा है, कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका का प्रोटेस्टेंट धर्माध्यक्षीय गिरजा अपने वार्षिक सम्मेलन में उपासना पद्धति पर पुनर्विचार करने में व्यस्त था। उसके विचार में यह वांछनीय था कि प्रार्थना के लिए छोटे वाक्यों की प्रार्थनाओं में सभी लोगों के लिए एक प्रार्थना का समावेश कर लिया जाए और न्यू इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित धर्म तत्वज्ञ के इन शब्दों के समावेश का प्रस्ताव किया, हे प्रभु हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे। यह वाक्य एक दिन तीसरे पहर को तत्काल स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन यह फिर विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। राष्ट्र शब्द पर आम लोगों ने यह कहकर अनेक आपत्तियां उठाई कि इससे राष्ट्रीय एकता की अतिशय मान्यता का भाव प्रकट होता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर ये शब्द स्वीकार किए गए, हे प्रभु इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दे। भारत तो मानसिक तथा नैतिक दृष्टि से स्वयं को संयुक्त राज्य भारत कहलाने का पात्र भी नहीं है। भारत संघ तो संयुक्त राज्य भारत से अभी कोसों दूर है, लेकिन उत्तर के इस समेकन और दक्षिण के विभाजन से यह लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। भाग सेकंड, भाषावाद की सीमितताएं। अध्याय 3, भाषावार राज्य का पक्ष विपक्ष। एक राज्य एक भाषा लगभग हर एक राज्य का एक सार्वभौमिक लक्षण होता है। जर्मनी के संविधान की जांच कीजिए, फ्रांस का संविधान जांचिए, इटली के संविधान की परीक्षा कीजिए, इंग्लैंड का संविधान देखिए और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देखिए। एक राज्य एक भाषा, यही नियम है। जहाँ कहीं भी इस नियम से विचलन हुआ है वही राज्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। मिश्रित भाषावार राज्यों के उदाहरण प्राचीन ऑस्ट्रियन साम्राज्य और प्राचीन तुर्की साम्राज्य में मौजूद हैं। वे इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि वे बहुभाषी राज्य थे और बहुभाषी राज्यों के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। भारत का भी यही हश्र होगा अगर यह मिश्रित राज्यों का समूह बना रहा। एक भाषी राज्य की स्थिरता और बहुभाषी राज्य की अस्थिरता के कारण सर्वथा स्पष्ट है। किसी भी राज्य की बुनियाद भाईचारे पर रखी जाती है। यह भाईचारा या सहानुभूति क्या है? संक्षेप में कहा जाए तो यह एकत्व की सामूहिक भावना की अनुभूति होती है, जो उन लोगों को जिनमें यह भावना है उन्हें यह एहसास दिलाती है कि वे आपस में भाई भाई हैं। यह भावना दुधारी भावना होती है। यह किसी के अपनों के प्रति भाईचारे का भाव भी है और दूसरों के प्रति भाईचारे के अभाव की भावना भी। यह समजातीता की चेतना का भाव है, जो एक ओर तो उन लोगों को जिनमें यह भाव इतना प्रबल होता है कि वे आर्थिक संघर्षों
या सामाजिक श्रेणीकरण से उत्पन्न सभी भेदभावों की अवहेलना करते हैं, एकता के सूत्र में बांधता है और दूसरी ओर उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो उसके सजातीय नहीं होते। यह किसी अन्य वर्ग के न होने की इच्छा को प्रकट करता है। इस भाईचारे की भावना का अस्तित्व ही एक स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य का आधार है। भाषावार राज्य इतना आवश्यक क्यों है? इसका यह एक कारण है, लेकिन कोई राज्य एक भाषी ही क्यों हो? इसके कुछ अन्य कारण भी हैं। एक राज्य एक भाषा का नियम क्यों आवश्यक है? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि यदि राज्य में रहने वाले लोगों में भ्रातृत्व भावना का अभाव हो तो लोकतंत्र बिना संघर्ष के चल ही नहीं सकता। नेतृत्व के लिए दो दलों में लड़ाई झगड़े और प्रशासन में भेदभाव का व्यवहार, ये दो तत्व किसी भी मिश्रित भाषावार द्विभाषी में सदा बने रहते हैं और उनका लोकतंत्र के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। मिश्रित भाषाई राज्य में लोकतंत्र क्यों असफल रहता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान बम्बई राज्य है। मुझे राज्य पुनर्गठन आयोग के इस सुझाव पर आश्चर्य होता है कि वर्तमान बम्बई राज्य को यथावत रहने दिया जाए, ताकि हम यह अनुभव प्राप्त कर सकें कि मिश्रित राज्य किस प्रकार उन्नति कर सकता है। बम्बई विगत 20 वर्षों से मिश्रित भाषावार राज्य चला आ रहा है, जहां महाराष्ट्रियों और गुजरातियों में घोर शत्रुता है। केवल विचार शून्य या अन्यमनस्क व्यक्ति ही इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकता है। मिश्रित भाषावार राज्य में लोकतंत्र की असफलता का एक और दृष्टांत है। भूतपूर्व मद्रास राज्य मिश्रित राज्य के रूप में संयुक्त भारत का गठन और भारत का भारत और पाकिस्तान के रूप में अनिवार्य विभाजन मिश्रित राज्य में लोकतंत्र संभव न होने के अन्य दृष्टांत हैं। एक राज्य एक भाषा के नियम का अपनाया जाना क्यों आवश्यक है? इसका दूसरा कारण यह है कि जातीय तथा सांस्कृतिक विरोध का यही एकमात्र समाधान है। तमिल आंध्रवासियों से और आंध्रवासी तमिलों से क्यों घृणा करते हैं? हैदराबाद के आंध्रवासी महाराष्ट्रियों से और महाराष्ट्री ये आंध्रवासियों से क्यों घृणा करते हैं? इसका सीधा उत्तर है, ऐसा नहीं है कि उन दोनों में कोई स्वाभाविक वैर भाव है। घृणा का कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे के साथ साथ रख दिया गया है और वे सरकार जैसी भागीदारी के आम चक्र में भाग लेने के लिए बाध्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस प्रश्न का कोई और उत्तर नहीं है। जब तक यह जोर जबरदस्ती आमने सामने रहने वाली स्थिति बनी रहेगी, इन दोनों में शांति स्थापित नहीं होगी। ऐसे लोग भी हैं जो कनाडा, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण देते हैं। सच तो यह है कि इन द्विभाषी राज्यों का अस्तित्व है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की प्रकृति और कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका की प्रकृति सर्वथा भिन्न है। भारत की प्रकृति विभाजन की है और स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की एकीकरण की। यह बात कि वे अब तक एक रहे हैं स्वाभाविक घटना नहीं है। इसका कारण यह है कि ये दोनों कांग्रेस के अनुशासन से बंधे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक टिकी रहेगी। कांग्रेस पंडित नेहरू से है और पंडित नेहरू कांग्रेस से, लेकिन क्या पंडित नेहरू अमर है? जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों पर गौर करेगा वह इस बात को स्वीकार करेगा कि कांग्रेस सूरज और चांद की तरह सदा नहीं रहेगी। एक न एक दिन उसका अंत होगा। हो सकता है उसका अगले निर्वाचन के पहले ही अंत हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो बम्बई राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उसके लिए प्रशासन चलाना दूभर हो जाएगा। इसलिए हम दो कारणों से भाषावार राज्यों की स्थापना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने और जातीय तथा सांस्कृतिक तनाव को दूर करने के लिए।
भाषावार राज्यों की स्थापना की दशा में भारत सही मार्ग पर अग्रसर है। यह वही रास्ता है जो सभी राज्यों ने अपनाया है। अन्य भाषावार राज्यों के संबंध में भी शुरू से ऐसा ही होता आया है। अन्य भाषावार राज्यों के संबंध में भी शुरू से ऐसा ही होता आया है। जहाँ तक भारत का संबंध है, उसे यदि अपने लक्ष्य तक पहुँचाना है तो उसे कुछ पीछे की ओर जाना होगा, लेकिन जिस रास्ते पर उसे चलना है वह उसका जाना परखा रास्ता है। यह वही रास्ता है जिस पर दूसरे राज्य चल रहे हैं। भाषावार राज्य के लाभ गिनवाने के बाद अब मुझे भाषावार राज्य के खतरों की ओर भी इंगित कर देना चाहिए। भाषावार राज्य जिसकी राजभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा हो, बहुत आसानी से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। स्वाधीन राष्ट्र और स्वाधीन राज्य के बीच का मार्ग बहुत संकरा होता है। यदि यह हो जाए तो भारत वैसा आधुनिक भारत नहीं रहेगा जैसा इस समय है, बल्कि मध्ययुगीन भारत बन जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के राज होंगे जो प्रतिद्वंद्विता और युद्ध में लगे रहेंगे। जाहिर है कि भाषावार राज्यों के गठन में यह खतरा मौजूद है, लेकिन भाषावार राज्यों के न होने का खतरा भी कुछ कम नहीं। जहाँ तक भाषावार राज्यों के गठन के खतरों का सवाल है, कोई बुद्धिमान और दृढ़ राजनेता उससे बचाव का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन मिश्रित भाषावार राज्य के खतरे उनसे कहीं अधिक हैं और उन पर नियंत्रण करना किसी राजनेता के बस की बात नहीं होगी, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो। इस खतरे का सामना कैसे किया जाए? मेरे विचार में इस खतरे से तभी निपटा जा सकता है जब संविधान में यह व्यवस्था रखी जाए कि क्षेत्रीय भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं होगी। राज्य की भाषा हिंदी रहेगी और जब तक भारत के इस प्रयोजन के लिए योग्य न हो जाए अंग्रेजी बनी रहेगी। क्या भारतवासी इसे स्वीकार करेंगे? यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते तो भाषावार राज्य सहज ही देश के लिए खतरा बन जाएंगे। एक भाषा जनता को एक सूत्र में बांध सकती है, दो भाषाएं निश्चय ही जनता में फूट डाल देंगी। यह एक अटल नियम है। भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह भारी कर्तव्य है कि वे हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को भाषावार राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार नहीं करता, भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। वह 100% महाराष्ट्रीय, 100% तमिल या 100% गुजराती तो हो सकता है, किंतु वह सही अर्थ में भारतीय नहीं हो सकता, चाहे भौगोलिक अर्थ में भारतीय हो। यदि मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता तो भारत भारत कहलाने का पात्र नहीं रहेगा। वह विभिन्न जातियों का एक समूह बन जाएगा जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई झगड़े और प्रतिस्पर्धा में रत रहेगा। लगता है भारत और भारतवासियों पर परमेश्वर की भारी प्रकोप है और वह कह रहा है, तुम भारतीयों में हमेशा फूट रहेगी और तुम हमेशा दास बने रहोगे। भारत के पाकिस्तान से अलग होने पर मुझे खुशी हुई। कहना चाहिए पाकिस्तान की कल्पना मेरी ही थी। मैंने ही देश विभाजन की वकालत की थी, क्योंकि मैं यह महसूस करता था कि केवल विभाजन ही ऐसा विकल्प है जिसके फलस्वरूप हिंदू न केवल स्वाधीन हो सकेंगे वरन मुक्त भी। यदि भारत और पाकिस्तान एक ही राज्य में एकजुट रहते तो हिंदू स्वाधीन तो हो जाते, किंतु वे मुसलमानों के वशीभूत रहते। स्वाधीन हो जाने मात्र से भारत हिंदुओं के दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत न रह पाता। यह एक देश की दो राष्ट्रों द्वारा संचालित सरकार बन जाती और इन दोनों में से मुसलमान ही निसंदेह शासक जाति बन जाते और हिंदू महासभा और जनसंघ मूक दर्शक बनकर रह जाते।
जब देश का बंटवारा हुआ तो मैंने महसूस किया कि परमेश्वर अपना प्रकोप वापस लेने और भारत को संयुक्त, महान और समृद्ध बनाने के लिए सहमत हो गया है। लेकिन मुझे डर है कि यह प्रकोप फिर हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भाषावार राज्यों के गठन का समर्थन कर रहे हैं, उनके मन में यही है कि क्षेत्रीय भाषा को ही उनकी राजभाषा बनाया जाए। ऐसा संयुक्त भारत के आदर्श के लिए घातक होगा। यदि क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषाएं बन गईं तो भारत को एक संयुक्त देश बनाने और भारतीयों को पक्का भारतीय बनाने का आदर्श ही समाप्त हो जाएगा। मैं तो इसका हल ही सुझा सकता हूँ, उस पर सोच विचार करना भारतवासियों का काम है। अध्याय 4। क्या एक भाषा के लिए एक ही राज्य होना आवश्यक है? भाषावार राज्य से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय इन दो में से एक हो सकता है। इसका यह अर्थ हो सकता है कि एक भाषा भाषियों को एक ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को कई राज्यों में वर्गीकृत कर दिया जाए, बशर्ते कि प्रत्येक राज्य के अधिकार क्षेत्र में वे लोग रहें जो एक ही भाषा बोलते हों। इनमें से कौन सी व्याख्या सही है? आयोग का मत था कि एक ही भाषा बोलने वाले सभी लोगों के लिए एक ही राज्य का गठन एकमात्र नियम है जिसका पालन किया जाए। पाठक मानचित्र 1 पर दृष्टि डालने। उन्हें प्रथम दृष्टि में ही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच असमानता दिखाई पड़ जाएगी। यह असमानता जबरदस्त है। छोटे राज्यों के लिए बड़े राज्यों का भार सहना असंभव हो जाएगा। आयोग ने यह महसूस ही नहीं किया कि यह असमानता कितनी खतरनाक है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की असमानता संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है, लेकिन इससे जो हानि हो सकती थी उसका परिहार संयुक्त राज्य के संविधान के उपबंधों से हो गया है। संयुक्त राज्य के संविधान में ऐसे ही एक रक्षोपाय का निर्देश श्री पार्रिकर ने रिपोर्ट में अपने असहमति लेख में किया है। देखें सारणी 2। मैं नीचे उनके असहमति लेख का उद्धरण दे रहा हूँ। मैं संघ के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक समझता हूँ कि इकाइयों में समुचित संतुलन बना रहे। यदि असमानता बहुत भारी हुई तो उससे न केवल संदेह और विद्वेष पैदा होगा, बल्कि उससे ऐसी शक्तियों को बल मिलेगा जिनसे न केवल संघीय ढांचे ही को क्षति पहुंचेगी वरन देश की एकता भी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को सभी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अधिकांश संघीय संविधानों में जहां इकाई की जनसंख्या और संसाधनों को लेकर व्यापक विभिन्नता मौजूद है, इस विषय में सावधानी बरती गई है कि बड़े राज्यों के प्रभाव और प्राधिकार को सीमित रखा जाए। अतः यदि संयुक्त राज्य अमेरिका का ही उदाहरण लिया जाए तो हम देखते हैं कि यद्यपि वहाँ के राज्यों में जनसंख्या और संसाधनों की दृष्टि से भारी अंतर है और न्यूयॉर्क राज्य की जनसंख्या नवाडा की जनसंख्या से कई गुना अधिक है, लेकिन संविधान के अनुसार सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी मुद्दे पर श्री पार्रिकर ने सोवियत संघ और प्राचीन जर्मनी का भी निर्देश किया है। उनका कहना है, सोवियत संघ में भी जहां बहुत वृहत रूस की जनसंख्या संघ की अधिकांश अन्य इकाइयों की कुल जनसंख्या से अधिक है, राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि संघ की अन्य इकाइयों पर बड़ी इकाइयों की प्रधानता न हो जाए। बिस्मार्क के राज्य में भी यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से प्रेशिया की प्रधानता थी, उसे संसद या राज्यसभा में उसके अधिकार से कम प्रतिनिधित्व 1/3 से कम दिया गया था और उस संख्या का अस्थायी अध्यक्ष पद बवेरिया को प्राप्त था, जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि यहाँ भी जहाँ एक ही राज्य में राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक शक्ति
का केंद्रीकरण था। संघ के हित में यह आवश्यक समझा गया था ताकि छोटी इकाइयों को अधिक महत्व दिया जाए और साथ ही प्रशिया को, जिसे लोकसभा रीखा स्टेट में कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त थी, राज्यसभा रीखा स्टेट में अल्पमत की स्थिति रहे। श्री पर्रिकर ने अलबत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में असमानता की कुरीतियों के विरुद्ध एक अन्य रक्षोपाय का उल्लेख नहीं किया है। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदन प्राधिकार की दृष्टि से समान अधिकारी नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य के संविधान में स्थिति भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों सदन प्राधिकार की दृष्टि से समान है, यहाँ तक कि धन विधेयकों के लिए भी सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। भारत में ऐसा नहीं है। इससे जनसंख्या की असमानता में भारी अंतर पड़ जाता है। राज्यों के बीच जनसंख्या और शक्ति की इस असमानता से देश की निश्चित रूप से हानि होती है, इसलिए इसकी रोकथाम के उपाय करना आवश्यक है। अध्याय 5 उत्तर बनाम दक्षिण। आयोग ने संयुक्त प्रांत और बिहार में यथापूर्व स्थिति बनाए रखकर और उनके साथ एक नया और बड़ा राजस्थान समेत मध्य प्रदेश जोड़कर राज्यों के बीच केवल असमानता ही पैदा नहीं की है। ऐसा करके उसने उत्तर बनाम दक्षिण की एक नई समस्या भी खड़ी कर दी है। उत्तर हिंदी भाषी है, दक्षिण अहिंदी भाषी है। अधिकांश लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि हिंदी भाषी लोगों की संख्या क्या है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 48% है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कोई यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आयोग के इस प्रयास का परिणाम उत्तर का समीकरण और दक्षिण का विभाजन होगा। क्या दक्षिण वाले उत्तर वालों का प्रभुत्व सहन कर सकते हैं? अब यदि मैं जनता के सामने यह भेद खोल दूं कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रश्न को लेकर भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हो रहा था, कांग्रेस दल में क्या हुआ, तो इसे गोपनीयता भंग नहीं कहा जाएगा। कोई भी अनुच्छेद इतना विवादास्पद सिद्ध नहीं हुआ जितना कि अनुच्छेद 115, जो उस प्रश्न से संबंधित था। किसी भी अनुच्छेद पर इतना विरोध नहीं था, किसी अन्य अनुच्छेद पर इतना गर्मा गर्मी नहीं हुई। लंबी बहस के बाद जब इस प्रश्न पर मतगणना हुई तो पक्ष तथा विपक्ष दोनों में 78-78 मत पड़े। इस बराबरी का कोई समाधान नहीं हो पाया। काफी समय के बाद जब यही मसला कांग्रेस दल की बैठक में पेश हुआ तो 77 के मुकाबले में हिंदी के पक्ष में 78 मत पड़े। हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्थान एक मत से जीत लिया। मैं यह तथ्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे कांग्रेस दल के अहाते में प्रवेश करने का अधिकार था। इन तथ्यों से पता चलता है कि दक्षिण को उत्तर से कितनी आरुचि थी। यदि उत्तर अखंड रहे और दक्षिण का विघटन हो जाए, यदि उत्तर भारत की राजनीति को विषम रूप से प्रभावित करता रहा, तो यही आरुचि घृणा का रूप भी धारण कर सकती है। देखें मानचित्र 1। किसी राज्य को केंद्र में इतनी प्रधानता देना खतरनाक है। श्री पर्रिकर ने विषय के इस पक्ष का भी निर्देश किया है। अपनी असहमति लेख में वह कहते हैं, इकाइयों की समानता के संघीय सिद्धांत की अस्वीकृति से उत्पन्न वर्तमान असंतुलन का यह परिणाम हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इतर सभी राज्यों में अविश्वास और विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। न केवल दक्षिणी राज्यों में बल्कि पंजाब, बंगाल और अन्यत्र भी आयोग के समक्ष यह विचार व्यक्त किया गया कि शासन के वर्तमान गठन के फलस्वरूप अखिल भारतीय विषयों में उत्तर प्रदेश की प्रधानता हो गई है। इस भावना के मौजूद होने से शायद ही कोई इनकार कर सकेगा। कोई इस बात का भी खंडन नहीं करेगा कि यदि इस प्रकार की भावनाएं बनी रहीं और उनका कोई उपचार आज ही नहीं किया गया तो इससे हमारी एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण में भारी अंतर है। उत्तर रूढ़िवादी है, दक्षिण प्रगतिशील। उत्तर में अंधभाषी है,
तो दक्षिण में बुद्धिवादी। दक्षिण शिक्षा की दृष्टि से आगे है तो उत्तर पिछड़ा हुआ। दक्षिण की संस्कृति आधुनिक है तो उत्तर की संस्कृति प्राचीन। क्या प्रधानमंत्री नेहरू 15 अगस्त 1947 को उस यज्ञ में नहीं बैठे थे जो बनारस के ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण के स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में किया था? क्या उन्होंने वह राजदंड ग्रहण नहीं किया था जो उन ब्राह्मणों ने उन्हें दिया था, और वह गंगाजल नहीं पिया था जो वे लेकर आए थे? ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिन्हें हाल ही में सती होने और अपने मृत पतियों की चिंता पर बलि हो जाने के लिए विवश नहीं किया गया? क्या हाल ही में राष्ट्रपति ने बनारस जाकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की थी, उनका पाद प्रक्षालन करके जलपान नहीं किया? उत्तर भारत में अब भी सती, साध्वी और नंगे साधु मौजूद हैं। पिछले हरिद्वार मेले के अवसर पर नंगे साधुओं ने कैसा हंगामा किया था, क्या उत्तर प्रदेश में किसी ने उसका विरोध किया? उत्तर भारत का शासन भला दक्षिण वाले कैसे सहन कर सकते? दक्षिण में उत्तर से अपने को पृथक करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। श्री राजगोपालाचारी ने राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वक्तव्य दिया है जो 27 नवंबर 1955 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा है, यदि राज्य पुनर्गठन संबंधी योजनाओं को अगले 15 वर्षों के लिए स्थगित करना असंभव है तो केंद्र के पास एक ही विकल्प रह जाता है कि वह भारत पर एक राज्य के रूप में शासन करे और जिला अधिकारियों तथा जिला बोर्डों का काम क्षेत्रीय आयुक्तों की निगरानी में सीधे निपटाए। राष्ट्र की शक्ति को उन सीमाओं और खंडों के विवाद में नष्ट करना सर्वथा अनुचित होगा जिन पर इतिहास जन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में बैठकर विचार किया गया है। अपने सामान्य विश्वासों के अतिरिक्त मैं यह अनुभव करता हूँ कि एक विशाल दक्षिणी राज्य की परमावश्यकता है जिससे कि देश के उस भाग की राजनीतिक विशेषता को बनाए रखा जा सके। दक्षिण का तमिल, मलयालम और अन्य छोटे छोटे राज्यों में टुकड़े कर देने का यही परिणाम होगा कि हर एक राज्य की अस्मिता धूमिल हो जाएगी और फलस्वरूप भारत की कुल मिलाकर हानि होगी। श्री राजगोपालाचारी ने अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे अपनी बात पूरी तरह और खुलकर उस समय कही थी जब वे राजाध्यक्ष थे और मैं विधि मंत्री था, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। मैं श्री राजगोपालाचारी से अपनी सामान्य भेंट के लिए गया था जो उस समय की परिपाटी थी। ऐसी ही एक भेंट में श्री राजगोपालाचारी ने उस संविधान का हवाला देते हुए जिसका संविधान सभा निर्माण कर रही थी मुझसे कहा, आप भारी गलती कर रहे हैं। समस्त भारत के लिए एक परिसंघ जिसमें सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे परिसंघ में भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमेशा हिंदी भाषी क्षेत्र से हुआ करेगा। आपको 2 परिसंघों की व्यवस्था करनी चाहिए, एक परिसंघ उत्तर के लिए, एक दक्षिण के लिए, और उत्तर तथा दक्षिण का एक संयुक्त परिसंघ जिसके पास कानून बनाने के लिए 3 विषय हों और जिसमें दोनों परिसंघों का समान प्रतिनिधित्व हो। ये श्री राजगोपालाचारी के वास्तविक विचार थे। मुझे लगा जैसे आकाशवाणी हुई हो, क्योंकि ये विचार एक कांग्रेसी के अंतःस्थल से निकले उद्गार थे। अब मैं श्री राजगोपालाचारी को भविष्यवक्ता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत के उत्तर तथा दक्षिण में विभक्त हो जाने की भविष्यवाणी की थी। हमें श्री राजगोपालाचारी की भविष्यवाणी को झुटलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध हुआ था। भारत के उत्तर और दक्षिण में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस प्रकार के संघर्ष का मार्ग समय प्रशस्त करेगा। हमें यह नहीं
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण में भारी सांस्कृतिक मतभेद है और सांस्कृतिक मतभेद बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। उत्तर के समेकन और दक्षिण के विघटन की बात सोचते हुए आयोग ने यह महसूस नहीं किया कि वे केवल भाषाई समस्या का हल तलाश नहीं कर रहे हैं बल्कि एक राजनीतिक समस्या से जूझ रहे हैं। यदि इसी समय ऐसे संकट के निवारण के लिए कदम न उठाए गए तो यह राजनेताओं के लिए अत्यंत लज्जास्पद बात होगी। लेकिन इसका उपचार कैसे हो? भाग 3 समाधान। अध्याय 6 उत्तर का विभाजन। अब जबकि हम समस्या से अवगत हो चुके हैं, हमें इसका हल ढूंढना चाहिए। हल जाहिर है यही हो सकता है कि हम राज्य के आकार का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड अपना लें। इस प्रकार का मानदंड निश्चित करना सरल नहीं है। यदि 2 करोड़ की जनसंख्या को मानदंड मान लिया जाए तो दक्षिण के अधिकांश राज्य मिश्रित राज्य बन जाएंगे। इसलिए उत्तरी राज्यों के संकट का सामना करने के लिए दक्षिणी राज्यों का आकार बढ़ाना असंभव है। इसका एकमात्र समाधान यही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के टुकड़े कर दिए जाएं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह हल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को क्यों नहीं सूझा। यह तो पूरा स्पष्ट है। उत्तरी राज्यों का विभाजन। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आयोग ने भाषावार राज्यों की रूपरेखा तैयार करते समय उत्तर का समेकन और दक्षिण का विघटन कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आयोग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर किया था। अनजाने में तथ्य यही है, इसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट है। इसलिए यह जरूरी है कि इस स्थिति को सुधार लिया जाए और इसका एकमात्र तरीका यही है कि 1 उत्तर प्रदेश, 2 बिहार और 3 मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इस विभाजन से भाषावार राज्य के मूल सिद्धांतों का कोई विरोध नहीं है, इसलिए कि यदि इन राज्यों का सुझाए गए ढंग से विभाजन किया जाए तो शेष प्रत्येक राज्य भाषावार राज्य हो जाएगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री पंत ने हाल ही में इसी विषय पर संसद में हुई बहस के दौरान कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के बंट जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा वही बिहार और मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन। मेरा उत्तर प्रदेश के बारे में यह प्रस्ताव है कि उसे 3 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए। देखें मानचित्र 2। इनमें से प्रत्येक राज्य की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ हो, जिसे किसी भी राज्य के कारगर प्रशासन के लिए जनसंख्या का मानक आकार मान लिया जाए। इन 3 राज्यों की सीमा रेखाएं कहाँ खींची जाएं, इसका निर्देश मैंने संलग्न मानचित्र संख्या 2 में किया है। उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों की राजधानियां मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद हो सकती हैं। ये तीनों नगर प्रत्येक राज्य के बिल्कुल बीच में स्थित हैं। बिहार का विभाजन। बिहार के संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है कि इसे 2 राज्यों में बांटा जाए। देखें मानचित्र 3। इन 2 राज्यों में प्रत्येक की जनसंख्या 1.5 करोड़ से कुछ अधिक होगी। किसी भी सरकार के लिए प्रशासन के प्रायोजन के लिए यह कोई छोटी जनसंख्या नहीं है। सीमा रेखाओं का निर्देश मैंने संलग्न मानचित्र संख्या 3 में किया है। बिहार के इन 2 राज्यों की राजधानियां 1 पटना और 2 रांची हो सकती हैं। ये दोनों राज्यों के ठीक बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश के हमारे सामने 2 रूप हैं, पुराना मध्य प्रदेश और नया मध्य प्रदेश। पुराने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्य आते हैं। 1 वह प्रांत जो किसी समय मध्य प्रांत और बरार कहलाता था, और 2 पूर्वी राज्यों के नाम से विदित राज्यों में से कुछ भारतीय राज्य। मध्य प्रदेश के इस पुराने राज्य की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी।
इसमें 22 जिले थे। इसकी विधानसभा के 223 सदस्य थे। नए मध्य प्रदेश में जिसकी आयोग ने योजना बनाई है, निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। 1. पुराने मध्य प्रदेश के 14 जिले। 2. संपूर्ण भोपाल। 3. संपूर्ण विंध्य प्रदेश। 4. मध्य भारत जिसमें सूनेल, इनक्लेव और मंदसौर जिला होगा। और 5. राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज उपखंड। इस नए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,60,10,000 और क्षेत्रफल लगभग 1,71,200 वर्ग मील होगा। मेरा सुझाव है कि इसे 2 राज्यों में बांटा जाए। 1. उत्तरी मध्य प्रदेश। 2. दक्षिणी मध्य प्रदेश। देखें मानचित्र 4। उत्तरी मध्य प्रदेश के नए राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। 1. संपूर्ण विंध्य प्रदेश और 2. संपूर्ण भोपाल राज्य। दक्षिणी मध्य प्रदेश के राज्य में ये होंगे। 1. संपूर्ण इंदौर राज्य और 2. महाकौशल के 14 जिले। इस इंदौर राज्य की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होगी और इस विंध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1,30,00,000। देखें मानचित्र 4। आयोग ने इस भीमाकार राज्य की रचना क्यों की? यह हमारी समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी रचना पर आश्चर्य हुआ था। हमारी समझ में केवल इतना आता है कि आयोग की शायद यह धारणा रही हो कि एक भाषा और एक राज्य ऐसा सुस्पष्ट आदेश है जिससे विचलन संभव नहीं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक भाषा एक राज्य कभी सुस्पष्ट आदेश हो ही नहीं सकता। वास्तव में एक भाषा एक राज्य हमारा मापदंड होना चाहिए और इसलिए एक भाषा भाषी अपने को कई राज्यों में बांट सकते हैं। अध्याय 7 महाराष्ट्र की समस्याएं और समाधान। महाराष्ट्र भी एक और क्षेत्र है जो विवाद का विषय बना हुआ है। इसके हल के 4 प्रस्ताव मैदान में हैं। 1. बंबई राज्य की यथावत बना रहने दिया जाए, अर्थात इसे एक मिश्रित राज्य रहने दिया जाए जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और बंबई तीनों आ जाएं। 2. वर्तमान राज्य को भंग कर दिया जाए, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया जाए और उनके 2 पृथक पृथक राज्य बना दिए जाएं। 3. संयुक्त महाराष्ट्र बना दिया जाए जिसका बंबई भी एक राज्य हो। 4. बंबई को महाराष्ट्र से अलग करके उसे एक पृथक नगर राज्य बना दिया जाए। मैं यहाँ अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार हैं। बंबई को मिश्रित राज्य न रहने दिया जाए। मैं महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त करने के पक्ष में हूँ। देखें मानचित्र 5। 1. महाराष्ट्र नगर राज्य बंबई। 2. पश्चिमी महाराष्ट्र। 3. मध्य महाराष्ट्र और 4. पूर्वी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नगर राज्य बंबई नगर जिसमें महाराष्ट्र का वह क्षेत्र सम्मिलित हो जो उसे एक अच्छा और सशक्त नगर राज्य बना सके। पश्चिमी महाराष्ट्र 1. थाना। 2. कोलाबा। 3. रत्नागिरी। 4. पूना। 5. उत्तर सतारा। 6. दक्षिण सतारा। 7. कोल्हापुर और 8. मराठी भाषी क्षेत्र जो कर्नाटक को दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश 1. डोंगा। 2. पूर्व खानदेश। 3. पश्चिमी खानदेश। 4. नासिक। 5. अहमदनगर। 6. औरंगाबाद। 7. नांदेड़। 8. परभणी। 9. बीड़। 10. उस्मानाबाद। 11. सोलापुर सिटी और सोलापुर जिले का मराठी भाषी क्षेत्र और 12 में मराठी भाषी क्षेत्र जो तेलंगाना को सौंप दिए गए हैं। पूर्वी महाराष्ट्र 1. बुल्ढाना। 2. यवतमाल। 3. अकोला। 4. अमरावती। 5. वर्धा। 6. चांदा। 7. नागपुर। 8. भंडारा। 9 मराठी भाषी क्षेत्र जो हिंदी राज्य को दे दिए गए। अब मैं इन प्रस्तावों के गुण दोषों की जांच करूंगा। महाराष्ट्रीय मिश्रित राज्य के अधीन रहें। क्या बंबई को मिश्रित राज्य बना रहने दिया जाए? यह बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है। कलकत्ता नगर पृथक नगर राज्य नहीं है, मद्रास पृथक नगर राज्य नहीं है, फिर बंबई को ही क्यों अपवाद बनाया जाए? दूसरा कारण यह है कि यह पहले ही से मिश्रित राज्य है। इस मिश्रित राज्य के अधीन रहने पर महाराष्ट्रियों का क्या अनुभव है?
महाराष्ट्रियों को इस मिश्रित राज्य में रहने से बहुत नुकसान हुआ। बम्बई मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों की क्या स्थिति है? आइए मंत्री पदों के बंटवारे पर विचार करें। गुजराती 4, मराठी 4, कन्नड़ मंत्री 1, योग 9। विधानसभा में गुजराती सदस्य केवल 106 हैं, मराठी सदस्य 149 हैं, लेकिन इसके बावजूद गुजराती मंत्रियों की संख्या महाराष्ट्रीय मंत्रियों के बराबर है। अब उप मंत्रियों का विभाजन देखें। मराठी भाषा 5, गुजराती भाषी 2, कन्नड़ भाषी 2, योग 9। केवल उप मंत्रियों में महाराष्ट्रियों का 1 से बहुमत है, लेकिन सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि मंत्रियों में शक्ति और विषय की दृष्टि से किस प्रकार का विभाजन हुआ है। यह बताता है कि बम्बई राज्य के मिश्रित मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों को किस प्रकार की शक्ति और प्राधिकार दिया गया है। मंत्रियों में विषयों का विभाजन। गुजराती मंत्री 1, मोरारजी देसाई 105 विषय। 2, दिनकर राव देसाई 26 विषय। 3, जीवराज मेहता 43 विषय। 4, शांतिलाल साय 28 विषय। योग 202। महाराष्ट्रीय मंत्री नंबर 1, हीरे 49 विषय। 2, निम्बालकर 20 विषय। श्री तपासे 15 विषय। 4, चौहान 4 विषय। योग 88। उप मंत्रियों में विषयों का जो विभाजन हुआ है वह भी इसी पैटर्न पर किया गया है। उप मंत्रियों के विषयों का विभाजन। 1, इंदुमती सेठ गुजराती उप मंत्री। 1, इंदुमती सेठ 12 विषय। 2, बाबू भाई जे पटेल 3 विषय। महाराष्ट्रीय उप मंत्री। 1, बाडेरेकर 12 विषय। देशमुख 4 विषय। 3, नरवड़े 5 विषय। 4, साठे 5 विषय। 5, पतकी 3 विषय। योग 29। आइए अब यह देखें कि महाराष्ट्र और गुजरात में विकास कार्यों पर कितना धन खर्च किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से यह अनुमान हो जाएगा कि 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना हुआ है। विकास कार्य पर प्रति व्यक्ति व्यय। जनसंख्या 1950 से 51, 1951 से 52, 1952 से 53। नंबर 1 महाराष्ट्र। जनसंख्या में 2,17,20,091। 1950 से 51 में 1.7, 1951 में 2.3, 1952 से 53 में 1.8। नंबर 2 गुजरात 1,18,96,789। 1950 से 51 में 2.9, 1951 से 52 में 3.1, 1952 से 53 में 3.2। कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार है, कैसा पक्षपात है, कैसा अन्याय है। क्या कोई महाराष्ट्रियों को दोषी ठहरा सकता है यदि वे बम्बई के मिश्रित राज्य के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करें। इस प्रकार कोई भी महाराष्ट्रीय व्यक्ति अपनी स्वाधीनता की ऐसी स्थिति सहन नहीं कर सकता, इसलिए मिश्रित राज्य का हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। बम्बई नगर की स्थिति। बम्बई नगर का क्षेत्र एक विवादास्पद विषय है और यह विवाद बहुत तीव्र बन चुका है। महाराष्ट्रीय चाहते हैं कि यह नगर महाराष्ट्र का भाग बने, गुजराती चाहते हैं कि यह नगर एक पृथक राज्य हो। इसी विवाद पर सिर फुटौल हुई है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हो पाई। इसलिए यह जरूरी है कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। गुजराती बम्बैया को अपना शहर नहीं मानते, लेकिन यह भी नहीं चाहते कि वह उनके हाथों से निकल जाए। क्योंकि इस नगर के व्यापार और उद्योग पर उनका नियंत्रण है, इसलिए वे इस पर एक प्रकार का सुविधाधिकार चाहते हैं। मुद्दा है कि यह महाराष्ट्र का अंग बने या इसका पृथक राज्य के रूप में निर्माण किया जाए। इस मुद्दे पर गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में तीव्र मतभेद हैं। महाराष्ट्रिया चाहते हैं कि बम्बई नए महाराष्ट्र राज्य का ही अंग बने, गुजराती इसका डटकर विरोध करते हैं। उन्होंने 2 विकल्प रखे हैं। एक विकल्प तो यह है कि वर्तमान द्विभाषी बम्बई राज्य को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की 2 भाषाई इकाइयां न बनाई जाएं।
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का निर्णय यह है कि बम्बई नगर को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। गुजराती खुश हैं, लेकिन जाहिर है महाराष्ट्रीय इससे नाराज हैं। महाराष्ट्रियों का रोष बिल्कुल जायज है। महाराष्ट्रियों के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पहला तर्क जो दिया गया है वह यह है कि बम्बई शहर की कुल जनसंख्या में मराठी लोगों का बहुमत नहीं है। बम्बई की कुल जनसंख्या बहुत भारी है। देखें सांख्यिकीय परिशिष्ट, मराठी भाषी लोग 48% हैं। जो इस प्रकार का तर्क देते हैं वे उस तर्क की कमजोरी को महसूस नहीं करते। निसंदेह बम्बई नगर में मराठी भाषी लोग 50% से कम हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन दो कारकों से किया जाना चाहिए। एक तो यह कि भौगोलिक दृष्टि से कोई यह मानने से इनकार नहीं करेगा कि बम्बई महाराष्ट्र का ही एक भाग है, चाहे महाराष्ट्रियों का शहर के अंदर अल्पमत ही है। यहाँ तक कि श्री मोरारजी देसाई ने भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की एक बैठक में भाषण देते हुए कहा था कि बम्बई महाराष्ट्र का ही भाग है। जनसंख्या कारक का मूल्यांकन करते समय जो दूसरा प्रश्न विचारणीय है वह है शेष भारत से आने वाले लोगों का तांता, जो या तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बम्बई आते हैं या जीविकोपार्जन के लिए। उनमें से कोई भी बम्बई को अपना घर नहीं समझता और इसलिए उनमें से किसी को बम्बई नगर का अस्थायी निवासी नहीं समझना चाहिए। उनमें बहुत से तो कुछ महीनों के लिए ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। बम्बई केवल महाराष्ट्रियों के लिए घर है और किसी के लिए नहीं। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि बम्बई शहर में बहुसंख्यक कौन लोग हैं, गैर महाराष्ट्रियों को गिनना ना तो तर्कसंगत है और ना ही उचित। इसके अतिरिक्त यही नहीं देखा गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्रियों की जो बाढ़ चली आती है उसका कारण ऐसे स्थानीय कानून का ना होना है जिसके अनुसार नागरिकता की बढ़ती को रोका जा सके। यदि बम्बई राज्य में ऐसा कानून होता तो भारत के सभी भागों से बम्बई आने वालों का प्रवाह रोका जा सकता था और महाराष्ट्रियों का बहुमत बरकरार रखा जा सकता था। यह भी अनुभव नहीं किया गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्रियों का प्रभाव इसलिए और भी होता है कि बम्बई एक बंदरगाह है और यह बंदरगाह इसके पश्चिमी तट पर है। यूरोप से बम्बई का रास्ता यूरोप से कलकत्ता या यूरोप से मद्रास की अपेक्षा कहीं छोटा है। यही कारण है कि भारत के अन्य भागों से गरीब लोग भारी संख्या में अपने घर बार छोड़कर अस्थायी निवास के लिए बम्बई आते हैं। बम्बई में दूसरे शहरों की तुलना में रोजगार तलाश करना भी आसान है। सच तो यह है कि इस मामले पर भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। लोग विगत लगभग 200 वर्षों से बम्बई आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस आवाजाही से महाराष्ट्रियों की शहर में जनसंख्या 48% से कम नहीं हुई है। 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी जनसंख्या का स्वरूप मुख्यतः महाराष्ट्रीय ही बना हुआ है। इसका कारण नगर का प्रवासी स्वरूप है। देखें परिशिष्ट 3, गुजराती लोग तो प्रवासी होते ही हैं। कुछ अन्य तर्क भी ऐसे हैं जो बम्बई को महाराष्ट्र के एक भाग के रूप में बनाए रखने के पक्ष में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बम्बई भारत का एकमात्र मिश्रित नगर नहीं है। कलकत्ता और मद्रास भी मिश्रित नगर हैं। यदि कलकत्ता पश्चिम बंगाल का और मद्रास राज्य का भाग हो सकता है तो बम्बई को महाराष्ट्र का भाग बना देने में क्या आपत्ति है? यही वह प्रश्न है जो प्रत्येक महाराष्ट्रीय पूछेगा। मेरे पास इन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ही उत्तर आता है जो यह है कि कांग्रेस की आला कमान का यह विचार कि महाराष्ट्रीय दूसरों पर शासन करने के योग नहीं है, यह महाराष्ट्रियों के चरित्र पर एक लांछन है और वे उसे हरगिज सहन नहीं करेंगे। कहा जाता है कि बम्बई गैर महाराष्ट्रियों की पूंजी के बल पर बना है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन क्या मद्रास मद्रासियों की पूंजी के बल पर बनाया गया है?
क्या कलकत्ता बंगालियों की पूंजी से बना है? अगर यूरोपीय लोग मद्रास और कलकत्ता में पूंजी निवेश न करते तो ये दोनों गांव ही बने रहते। फिर भला महाराष्ट्रियों के खिलाफ ये दलील क्यों दी जाती है जब वे बम्बई को अपना बताते हैं? महाराष्ट्रियों ने बम्बई को मजदूर तो दिए ही हैं जिनके बिना बम्बई नगर वह नहीं हो सकता था जो वह आज है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बम्बई का अस्तित्व महाराष्ट्र पर ही निर्भर है। उसके विद्युत के संसाधन महाराष्ट्र में हैं, उसकी जलपूर्ति के साधन महाराष्ट्र में हैं, उसके श्रमिकों के साधन महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र किसी भी समय बम्बई नगर को मोहनजोदड़ो में परिवर्तित कर सकता है। गुजराती लोगों को यह डर है कि महाराष्ट्रिय उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार भेदभाव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि संविधान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश के रूप में मौलिक अधिकारों और उपचारों की सूची दी गई है जिनके अधीन किसी भी अन्याय का तत्काल निवारण कराया जा सकता है। भेदभाव जन्य किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए संविधान में उपचार की व्यवस्था है। भला गुजरातियों को डरने की क्या आवश्यकता है? आइए अब हम इस पर विचार करें कि गुजरातियों को बम्बई के एक पृथक नगर राज्य बन जाने से क्या लाभ पहुंचेगा। बम्बई राज्य में उनकी आबादी केवल 10% है। उन्हें बम्बई के नगर राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें मिल जाएंगी? 10% भी नहीं। फिर भला 10% लोग 90% के मुकाबले में अपने मुवक्किलों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यह अस्मरणीय है कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता की भावनाएं हैं वे पहले से कहीं अधिक उत्तेजित होती जाएंगी। महाराष्ट्रीय गुजराती उम्मीदवार को मत नहीं देगा और गुजराती मतदाता किसी महाराष्ट्रीय प्रत्याशी को मत नहीं। अब तक तो गुजराती पैसों से महाराष्ट्र में अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन एक बार आत्मसम्मान जाग जाए तो पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा। गुजरातियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि परस्पर सद्भाव से अधिक संरक्षण मिल सकता है या नगर के शासन में छोटी छोटी भागीदारी से। वैसे तो महाराष्ट्र का पक्ष फौलाद की तरह मजबूत है, लेकिन कुछ बातें दूसरे पक्ष की ऐसी हैं जिन पर उन्हें ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। वे चाहते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र ही में रहे, लेकिन उनके लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर वे चाहते क्या हैं। क्या वे चाहते हैं कि बम्बई प्रगति करता रहे या वे चाहते हैं कि वह पतनशील हो जाए? क्या बम्बई महाराष्ट्र में रहते हुए फल फूल सकता है? इसका प्रकारांतर से यह अर्थ है, क्या महाराष्ट्र बम्बई नगर के वर्तमान व्यापार और उद्योग धंधों के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकता है? कोई भी महाराष्ट्रीय इस प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं दे सकता। महाराष्ट्रीय वर्षों के बाद इस स्थिति में आ पाएंगे कि पूंजी की आवश्यकता पूरी कर सके। फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं जान पड़ता। दूसरा मुद्दा यह है, यदि नगर की संपन्नता में गिरावट आ जाए, चाहे वह पूंजी के पलायन के कारण हो या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोभ से, तो बम्बई में रहने वाले महाराष्ट्रियों के जीवन स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्रियों को यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे इससे उनके स्वाभिमान को ठेस क्यों न पहुंचती हो, कि वे क्लर्कों और कुलियों के देश में रहते हैं। किसी पतनशील नगर में उन्हें कौन रोजगार देगा? महाराष्ट्रियों को बम्बई के प्रश्न पर इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक सूक्ति है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्याजति पंडितः। बम्बई नगर को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए एक और कारण भी है। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग जो गांवों में रहते हैं उन पर बहुसंख्यक समुदाय के लोग अत्याचार करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, यहाँ तक कि वे उनकी हत्या भी कर देते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की शरण चाहिए
एक ऐसा सुरक्षित स्थान चाहिए जहां वे बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार से सुरक्षित रह सकें। यदि संयुक्त महाराष्ट्र बन जाए जिसमें बम्बई शामिल हो तो वे अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? इसी प्रकार का अत्याचार उस समय गांवों में रहने वाले ब्राह्मणों, मारवाड़ियों और गुजरातियों के साथ किया जाता था। जब गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, सभी ब्राह्मण, मारवाड़ी और गुजराती जो किसी समय गांवों में रहते थे, वहां से भाग निकले। जो अब शहरों कस्बों में रहते हैं और सुरक्षित हैं और अपने अनुभवों को भुलाकर संयुक्त महाराष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि महाराष्ट्रीय फिलहाल कांग्रेस आला कमान का निर्णय मान लें तो उनके लिए यह हितकर सिद्ध होगा। महाराष्ट्रियों को बंबई के हाथ से निकल जाने पर कोई डर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्रियों को कोई भी बंबई से वंचित नहीं कर सकता, न ही उन्हें बंबई से बाहर निकाल सकता है। बंबई की पृथक राज्य के रूप में रचना पर जो असली आपत्ति है, उसका कारण यह है कि बंबई नाम से यह अर्थ नहीं निकलता कि यह महाराष्ट्र का ही एक अंग है। इसी आपत्ति का निराकरण करने के लिए मेरा यह सुझाव है कि बंबई के नए राज्य का नाम बदल कर इसे कोई और नाम दे दिया जाए जिससे महाराष्ट्र का बोध होता हो। मान लीजिए इस सुझाव के अनुसार यह कहने के बजाय कि बंबई को एक पृथक राज्य बना दिया जाए, यदि यह कहा जाए कि महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए। 1 महाराष्ट्र नगर राज्य जो बंबई नगर है, 2 पश्चिमी महाराष्ट्र, तीसरा मध्य महाराष्ट्र और चौथा पूर्वी महाराष्ट्र, तो बंबई की पृथक राज्य के रूप में रचना करने पर क्या आपत्ति हो सकती है? इसका मतलब भी तो बंबई का पृथक्करण ही होगा। नगर के नाम में इस प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन महाराष्ट्रीय होगा जिससे इस आधार पर कि इस योजना से बंबई महाराष्ट्र से पृथक हो जाएगा। बंबई की पृथक नगर राज्य के रूप में रचना पर आपत्ति हो। यह कह देना कि बंबई को एक पृथक राज्य बना दिया जाए ऐसा ही है जैसे यह कहा जाए कि महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए। यदि महाराष्ट्र को 2 या 3 राज्यों में विभक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है तो उसके 4 भागों में विभक्त कर देने पर क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। भाषा में समानता की दृष्टि से मेरा सुझाव है कि कलकत्ता को बंगाल राज्य नगर और मद्रास को तमिल राज्य नगर के नाम दिए जाएं। महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच तनाव की स्थिति दूर करने के लिए मैंने यह सुझाव दिया है। महाराष्ट्र नगर राज्य अधिशेष राज्य होगा। जो लोग संयुक्त महाराष्ट्र की मांग करते हैं जिसमें बंबई शामिल हो, उन्हें इस अधिशेष से महाराष्ट्र के लिए लाभ मिलने की आशा है। नगर राज्य का अधिशेष राजस्व इन 2 करों से मिल सकता है, एक संपत्ति कर और दूसरा विद्युत कर। यदि बंबई पृथक नगर राज्य बन जाए तो क्या इन 2 स्रोतों से प्राप्त राजस्व को विनियोजन महाराष्ट्र अपने लिए कर सकता है? बंबई नगर राज्य संपत्ति कर में से संपत्ति कर की आय ले लेना संभव ही नहीं है। यह स्थानीय कर है जो स्थान विशेष में स्थित संपत्ति पर लगाया जाता है। इस कर से प्राप्त आय का अधिकारी वही राज्य हो सकता है जिसमें वह संपत्ति स्थित हो। जहाँ तक विद्युत कर का संबंध है उसमें स्थिति भिन्न है। जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो जाएं और जो हो ही जाएंगे तो गुजरात अपने ही राज्य में उत्पन्न और खर्च होने वाले बिजली से अर्जित राजस्व की मांग करेगा। महाराष्ट्र अपने ही राज्य में उत्पन्न और खर्च होने वाली बिजली से अर्जित राजस्व का दावा करेगा। बंबई नगर भी राज्य होने के नाते यही करेगा। क्या बंबई को इस प्रकार राजस्व हथियाने की अनुमति दी जाएगी? क्या यह न्याय संगत होगा? बंबई नगर बिजली पैदा नहीं करता, वह बंबई शहर के बाहर महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। इसलिए बंबई नगर राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह बिजली से अर्जित समस्त राजस्व खुद ले ले।
उचित तो यह है कि ऐसी स्थिति में साधनों का पृथक्करण और आय के विभाजन का सिद्धांत लागू किया जाए, जो राज्य वित्त के सभी विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। इसे ठोस आधार प्रदान करने के लिए केंद्र को चाहिए कि वह विद्युत का करारोपण अपने अधीन ले ले और होने वाली आय को महाराष्ट्र के 4 राज्यों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप बांट दे। 1 बम्बई, 2 पश्चिमी महाराष्ट्र, तीसरा मध्य महाराष्ट्र, चौथा पूर्वी महाराष्ट्र। इससे बम्बई के पृथक्करण के कारण इन तीनों महाराष्ट्रों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव में कमी आ जाएगी। संयुक्त या विभाजन। मैं कह चुका हूं कि बम्बई को एक नया क्षेत्र देकर इसे एक पृथक नगर राज्य बना दिया जाए। अब यह प्रश्न रह जाता है कि शेष महाराष्ट्र का क्या किया जाए। मैं बता चुका हूं कि शेष महाराष्ट्र को 3 राज्यों में बांट दिया जाए। प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र 3 राज्यों में बटा रहा है। महावंश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में भेजे गए प्रचारकों के संदर्भ में इस तथ्य का उल्लेख है, लेकिन आगे चलकर पाली साहित्य में त्रय महाराष्ट्रिका अथवा 3 महाराष्ट्रों का हवाला दिया गया है। इससे पता चलता है कि पुरातन काल से ही 3 महाराष्ट्र चले आते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव कुछ नया नहीं है। जनसंख्या, क्षेत्र और राजस्व का विभाजन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है। संलग्न मानचित्र संख्या 5 में तीनों खंडों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल और सीमाएं बताई गई हैं। फिलहाल क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इन 3 खंडों में कोई बात आपत्तिजनक नहीं प्रतीत होती। आदिकाल से ही इन्हें त्रय महाराष्ट्र ही कहा जाता रहा है। इस प्रकार के विभाजन से भाषा के सिद्धांत पर कोई आंच नहीं आती। वास्तव में यदि इन तीनों महाराष्ट्रों की एक ही भाषा हो तो इससे मराठी भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी, बशर्ते कि ऐसा करना उन तीनों के लिए संभव हो। जहाँ तक इसकी व्यवहार्यता का प्रश्न है, उस पर मैं आगे चलकर विचार करूंगा। मेरा इरादा इस पर अलग से एक विशेष अध्ययन लिखने का है। उस जमाने में बम्बई को कौन जानता था, वरना वही महाराष्ट्र का चौथा भाग होता। शेष 3 भागों से, जैसे मैंने पूर्वी महाराष्ट्र कहा है, पहले ही से पृथक राज्य बन चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे अलग ही रहने दिया जाए। इसकी एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था है, सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था है, सुव्यवस्थित न्यायिक व्यवस्था है। यह हिंदी भाषी लोगों के बंधन से मुक्त हो चुका है। अब एक ही समस्या शेष है कि महाराष्ट्र के अधीन आने वाले उस क्षेत्र को, जो इस समय बम्बई राज्य का भाग है, और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को किस प्रकार विभक्त किया जाए। इन दोनों का एक ही में विलय करने और उसे तीसरे से जोड़ने के बजाय, जिसे मैं पूर्वी महाराष्ट्र कहता हूँ, बम्बई के महाराष्ट्र वाले भाग और मराठवाड़ा को 2 समान राज्यों में क्यों न विभक्त कर दिया जाए। मेरी यही योजना है। मैं बम्बई राज्य के महाराष्ट्र वाले भाग के 6 जिलों को अंतरित करके उसे मराठवाड़ा का भाग बनाना चाहता हूँ। देखें मानचित्र 5। तीनों महाराष्ट्रों के क्षेत्रफल और जनसंख्या का विभाजन नीचे दर्शाया गया है। तीनों महाराष्ट्र राज्यों की जनसंख्या, राज्य और राजस्व लगभग निम्न अनुसार होगा। राज्य का नाम, कुल जनसंख्या करोड़ों में, कुल क्षेत्रफल वर्ग मीलों में, कुल राजस्व, कुल खर्च। पश्चिमी महाराष्ट्र, कुल जनसंख्या 1,26,70,316, कुल क्षेत्रफल 30,028 वर्ग मील, कुल राजस्व 26,24,20,441, कुल खर्च अज्ञात। मध्य महाराष्ट्र 1,24,09,044, कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल 55,482, कुल राजस्व 21,63,80,095, खर्च अज्ञात। पूर्वी महाराष्ट्र 80,27,130, जनसंख्या, क्षेत्रफल 39,004 वर्ग मील, कुल राजस्व 9,41,11,012, खर्च अज्ञात।
योग योग 33 करोड़ 11 लाख कुल योग जनसंख्या 3 करोड़ 31 लाख 13,490 कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में 1,24,514 कुल राजस्व 57 करोड़ 29 लाख 11,548 खर्च अज्ञात। अब मैं अपनी योजना के समर्थन में कारण बताना चाहता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र अब मैं अपनी योजना के समर्थन में कारण बताना चाहता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र हमेशा से 3 भागों में बटा रहा है। यह एक ऐतिहासिक तर्क है। इससे कम से कम यह पता चलता है कि जिसे संयुक्त महाराष्ट्र कहा जाता है उसकी परंपरा, रहन-सहन और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति समान नहीं है। जिन लोगों को संयुक्त महाराष्ट्र लेने की जल्दी है वे शायद इस पर गंभीरता से विचार न करें, लेकिन वर्तमान स्थिति से उभरने वाले कुछ अन्य तर्क भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मैं उनमें से कुछ की ओर संकेत करता हूँ। मेरा पहला तर्क यह है कि एक अकेली सरकार संयुक्त महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य पर शासन नहीं कर सकती। मराठी भाषी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3,30,83,490 है। कुल क्षेत्र जिसमें मराठी भाषी जनता आबाद है 1,74,514 वर्ग मील है। यह इतना विशाल क्षेत्र है कि किसी भी एक राज्य के लिए इस पर सफलतापूर्वक शासन करना असंभव है। जो महाराष्ट्रीय संयुक्त महाराष्ट्र की बात करते हैं उन्हें अपने महाराष्ट्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या की विशालता का अनुमान ही नहीं है, लेकिन एकमात्र महाराष्ट्रीय राज्य क्यों? यह बात मेरी समझ से बाहर है। पृथक महाराष्ट्र राज्य की मांग करना एक बात है, लेकिन एकमात्र महाराष्ट्र राज्य सर्वथा भिन्न बात है। मैं ऐसे पृथक महाराष्ट्र के पक्ष में हूँ जो गुजरातियों से भी अलग हो और हिंदी भाषी लोगों से भी अलग हो, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि स्वतंत्र महाराष्ट्र का एक ही राज्य क्यों बनाया जाए। महाराष्ट्रियों का उत्तर प्रदेश पर आक्रमण करने का तो कोई इरादा है नहीं और इसलिए उनका कोई संयुक्त मोर्चा हो यह भी जरूरी नहीं। मराठों के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का समीकरण क्यों हो? सतारा के मराठे का औरंगाबाद के मराठे से क्या संबंध? नासिक के मराठे से रत्नागिरी के मराठे का क्या लगाव? सतारा वासी मराठा औरंगाबाद के मराठा की समस्याओं से क्या हमदर्दी या लगाव रख सकता है? इसी प्रकार नासिक में रहने वाले मराठों को रत्नागिरी के मराठों की समस्याओं से क्या दिलचस्पी होगी? समीकरण का कोई मतलब नहीं है और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। वर्तमान बंबई के मंत्रिमंडल में जितने भी मराठा मंत्री हैं सभी सतारा या नासिक जिले के हैं, कोई भी कोंकण का नहीं है। दूसरी बात गौर करने की यह है कि महाराष्ट्र के तीनों भागों में कोई आर्थिक समानता नहीं है। मराठवाड़े की निजाम ने सर्वथा उपेक्षा ही की है। इस बात की क्या गारंटी है कि अन्य 2 महाराष्ट्र उस महाराष्ट्र के हितों की देखभाल करेंगे जिसे मैंने मध्य महाराष्ट्र की संज्ञा दी है। महाराष्ट्र के तीनों भागों में औद्योगिक समानता तीसरा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना है। पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से सुविकसित हैं, लेकिन मध्य महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? उसके औद्योगिक विकास की क्या गारंटी है? क्या पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास में रुचि दिखाएंगे? चौथी बात जिस पर गौर किया जा सकता है वह एक ओर तो यह है कि पूर्वी और पश्चिमी महाराष्ट्र और दूसरी ओर पूर्वी और मध्य महाराष्ट्र में शिक्षा की असमानता है। उनके बीच की असमानता भी अच्छी खासी है। यदि मध्य महाराष्ट्र पूना विश्वविद्यालय के अधीन चला गया तो उसका भाग्य फूटा। मुझे मराठवाड़ा की भारी चिंता है। उस पर विगत 200 वर्षों से निजाम का शासन था।
निजाम ने इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। मराठवाड़ा में कोई एक मील जमीन ऐसी नहीं मिलेगी जहां नहरी सिंचाई होती हो। वहां के ताल्लुक क्षेत्रों में शायद ही कोई हाई स्कूल हो। निजाम की लोक सेवा में मराठवाड़ा के युवक का नाम निशान नहीं मिलेगा। मैं अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। लोग न केवल गरीब हैं बल्कि अज्ञानी भी हैं। उन्हें धनी मानी लोगों ने दोनों तरफ से दबोच रखा है। जब उनके रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे तो उनकी और भी दुर्गति होगी। मैं यह सोचकर कांप उठता हूँ कि जब मराठवाड़ा पूना विश्वविद्यालय के अधीन चला जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा। पूना विश्वविद्यालय के अधीन स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि मराठवाड़ा का कोई लड़का शायद ही परीक्षा पास कर सके। पूर्ण संभव है कि संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जिस प्रकार के पागलपन का प्रदर्शन किया जा रहा है उससे अकेले और सबके लिए समान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पागलपन पैदा होगा। उधर संयुक्त महाराष्ट्र की रचना हुई और इधर पूना और नागपुर के ब्राह्मणों ने नौकरियों के लिए मराठवाड़ा पर धावा बोला। महाराष्ट्र के 3 भागों में विभक्त किए जाने का एक और कारण भी है। बंबई की विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 315 है, जिनमें से 149 सदस्य मराठी भाषी हैं। बंबई का विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 72 है, जिसमें 34 मराठी भाषी है। जाहिर है कि बंबई राज्य का मुख्यमंत्री मराठी भाषी होना चाहिए था। श्री हीरे मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की आला कमान ने बिठा दिया। न केवल श्री हीरे को बिठा दिया गया बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए मोरारजी देसाई का नाम प्रस्तावित करने के लिए वाद किया गया। एक महाराष्ट्रीय नेता का यह कैसा निरादर। और यह भी देखने की बात है कि कांग्रेस की आला कमान की दृष्टि में महाराष्ट्रियों की राजनीतिक सूझबूझ का इतना मूल्य है। मराठा मंत्रियों की यही अक्षमता विषयों के उस विभाजन से भी स्पष्ट हो जाती है जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है। ऊपर लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मराठों में राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। उनमें कोई भी तिलक या गोखले या रानडे जैसा प्रतिष्ठित नहीं है। आज महाराष्ट्रीय की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस में जो महाराष्ट्रीय हैं उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए यह परम आवश्यक है कि महाराष्ट्रियों को राजनीति में प्रशिक्षण दिया जाए। यह राजनीतिक प्रशिक्षण जनता को सत्ता का हस्तांतरण हो जाने के कारण बुनियादी का बन गया है। मराठा शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में तो इससे तात्पर्य उन सब लोगों से होता है जो मराठी भाषा बोलते हैं। दूसरे अर्थ में उसका अभिप्राय उन लोगों से होता है जो जाति के मराठे हैं। वे सभी मराठे कहलाते हैं, लेकिन लोग मराठी बोलने वाले मराठों और जाति के मराठों में अंतर नहीं समझते। जो लोग महाराष्ट्र पर शासन करने वाले हैं वे भाषा के कारण मराठे नहीं हैं बल्कि मराठा जाति के हैं। चाहे ब्राह्मणों की आशाएं कुछ भी क्यों ना हो, अब इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि मराठे राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं। यह एक बुनियादी बात है कि उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि एक ही महाराष्ट्र हो तो केवल एक ही मराठे को मुख्यमंत्री के पद के लिए और 5-6 को मंत्री पद के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि 3 महाराष्ट्र राज्य हों तो 3 मराठों को मुख्यमंत्री के रूप में और 30 मराठों को मंत्रियों के पद के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम अपने नेताओं को शिक्षित करने में सहायता देकर वास्तव में अपनी ही सेवा कर सकते हैं। मराठों को शिक्षित करने का एक ही तरीका है कि उन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करने और उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए और अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। 3 महाराष्ट्रों की रचना से ही यह संभव हो सकता है। एक कहानी सुनिए जो अवसर के लिए बहुत प्रासंगिक है।
एक छोटी बच्ची का बाप उसे घुमाने के लिए जंगल में ले गया। बच्ची ने देखा कि बड़े पेड़ों की जड़ में छोटी छोटी झाड़ियां उगाई हैं। जब वैसी ही झाड़ियां उसे हर पेड़ के नीचे दिखाई पड़ी तो उसने अपने बाप से पूछा कि बड़े पेड़ों के नीचे ये छोटी झाड़ियां बढ़ती क्यों नहीं है। चूंकि बाप वनस्पति विज्ञानी नहीं था इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका और उसने कहा, अरे मैं क्या जानूं। लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि बच्ची का सवाल बहुत सार्थक है। वह किसी कॉलेज में अध्यापक था। दूसरे दिन जब वह कॉलेज गया तो उसने वनस्पति विज्ञान के अपने साथी से वही प्रश्न किया। वनस्पति विज्ञानी ने उत्तर दिया, अरे इसका जवाब तो बहुत आसान है। बड़े वृक्ष सूर्य की सारी किरणों को फायदा खुद ही उठा लेते हैं और झाड़ियां किरणों से वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि वे पनप नहीं पाती। मराठवाड़ा के लोगों को इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है उसे नहीं भूलना चाहिए। संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में केवल एक ही तर्क है और वह यह है कि रामायण में वर्णित राम और भरत दो भाइयों के लंबे बिछोह के बाद हुए पुनर्मिलन जैसा है। यह मूर्खतापूर्ण तर्क है जिस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे महाराष्ट्रीय भी हैं जो पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ ऐसी राजनीतिक संधि करके संतुष्ट हैं जिसमें उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। संधियों का महत्व कागज की रद्दी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। राजनीतिक संधियां करने के बजाय जो लागू नहीं की जा सकती, क्या यह बेहतर नहीं है कि शक्ति हाथ में आ जाए। बंबई सरकार में महाराष्ट्रियों ने जो कुछ किया है वह कितना घटिया और तुच्छ है। यदि महाराष्ट्रियों के अति उन्नत और सुनिश्चित जनों का यह व्यवहार है तो मराठवाड़ा के लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र के लोगों को यह परामर्श देना चाहता हूँ कि अपने ही राज्य के लिए आग्रह करें ताकि वे अपना भाग संवार सकें। खोए हुए क्षेत्र की पुनर्प्राप्ति। क्या सभी मराठी भाषी लोगों को एक ही राज्य में ठूंस दिया जाए या उन्हें दो या उससे अधिक राज्यों में बांट दिया जाए। अगला प्रश्न यह है कि बंबई के पृथक्करण के बाद शेष बचे भाग का क्या किया जाए। शेष भाग के भी दो हिस्से हैं, एक गुजरात दूसरा महाराष्ट्र। मेरी चिंता महाराष्ट्र के बारे में है। आयोग ने भाषाई प्रांतों की रचना करते समय मराठी भाषी क्षेत्र गैर मराठी भाषी क्षेत्र को दे दिए हैं। इस प्रकार सम्मिलित न किया गए क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है, एक बेलगाम ताल्लुक बेलगाम शहर सहित, दूसरा खानपुर ताल्लुक, तीसरा चिकोरी ताल्लुक जिसमें नीपानी शामिल है, चौथा सूप ताल्लुक, पांचवा कारवर ताल्लुक, पांचवा बीदर में निलंग ताल्लुक, सातवें में बीदर में अहमदपुर तहसील, आठवां बीदर में उदयगिर तहसील, नौवां आदिलाबाद में राजगीर तहसील, 10 विदर्भ का कुछ भाग जो पड़ोसी हिंदी भाषी राज्य को दे दिया गया। जिन महाराष्ट्रियों को महाराष्ट्र से अलग किया गया है बाकी उनकी संख्या 13,89,648 है। आयोग को बंबई के मिश्रित राज्य को रोके रखने के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करने पड़े थे। एक था बंबई को महाराष्ट्रियों के हाथों में न जाने देने का। आयोग ने ऐसा एक मिश्रित राज्य स्थापित करके किया। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच समानता स्थापित की। बंबई राज्य की भावी विधानसभा में इन दोनों में समानता जो आयोग की योजना का ही एक अंग थी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि पुरानी विधानसभा में कर्नाटक के सदस्य जिन पर गुजराती अपने बहुमत के लिए निर्भर थे, नए कर्नाटक राज्य में उन्हें नहीं मिल पाते। आयोग ने मराठी भाषी लोगों को गैर मराठी भाषी राज्यों के सुपुर्द करके महाराष्ट्र के पंख काट दिए। इस प्रकार की राजनीतिक बर्बरता का और कोई कारण नहीं जान पड़ता। आयोग ने महाराष्ट्र के साथ जो यह अन्याय किया उसका अब प्रतिकार किया जाना चाहिए और सौभाग्य की बात है कि ऐसा करना संभव भी है। मिश्रित राज्य के प्रस्ताव
कि अब कोई प्रासंगिकता नहीं है, न ही महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच समानता आवश्यक रही है।